Today I will start with new chapter livelihood, economies and societies. In section second, we will shift our focus to the study of livelihood and economies. सेक्शन सेकंड में हम लोग अपना फोकस लाइवलीहुड और इकोनॉमीज में शिफ्ट करेंगे। लाइवलीहुड मतलब होता है जो जीने के लिए जो काम करते हैं लोग, उसे लाइवलीहुड कहते हैं। और इकोनॉमीज मतलब अर्थव्यवस्था। वी विल look at how the lives of forest dweller, pastoralists and peasants change with modern world and how they played a part in shaping these changes. और हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ, और पेस्टलिस्ट होते हैं जो अपने जानवरों के साथ जंगलों में घूमते हैं, और जो पीजन मतलब होता है किसान, उनकी लाइफ किस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड में चेंज हुई और किस तरह से उन्होंने इन चेंजेस को शेप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और too often in looking at the emergence of the modern world, और जब हमने देखा कि जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो एमर्ज हो रहा है, we only have we only focus on the factories and cities. हम लोगों ने केवल फैक्ट्रीज और सिटीज में फोकस किया on the industrial and agriculture sectors which supplies the market we market, but we forget that there are often economies outside those sectors. जब हम लोगों ने मॉडर्न वर्ल्ड में देखा और हम लोगों ने केवल फैक्ट्रीज और सिटीज में फोकस किया, और जो इंडस्ट्रीज थी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जहाँ पे जो मार्केट है उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, मगर हम लोग ये भूल गए कि जो उसमें इकोनॉमीज है और जो दूसरे सेक्टर्स है और जो दूसरे लोग भी उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशन के लिए। टू मॉडर्न आइज द लाइव्स ऑफ पेस्टलिस्ट and the forest dwellers, the shifting cultivators and food gatherers often seem to be stuck in the past. और मॉडर्न आइज में जो पेस्टलिस्ट और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जो लाइफ थी उसमें जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे और जो फूड गैदरर्स थे वो ऑफ वो पास्ट में पहले वो ये सब काम करते थे। इट इज टू their lives at not important when we study the emergence of the contemporary world। और ये तब इम्पोर्टेंट नहीं थे कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में, उनकी जो लाइफ थी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। द चैप्टर इन सेक्शन सेकंड will suggest that we need to know about their life। और सेक्शन सेकंड के इस चैप्टर में हम लोग सजेस्ट करेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से जो उनकी लाइफ थी वो इतनी ज़रूरी थी। सी हाउ दे ऑर्गेनाइज देयर वर्ल्ड एंड ऑपरेट देयर इकोनॉमीज। और देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने वर्ल्ड में अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था और किस तरह से अपनी इकोनॉमीज को ऑपरेट किया था। देन these communities are very much part of the modern world। और ये कम्युनिटीज मॉडर्न वर्ल्ड की बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट थी जो कि हम लोग आज जहाँ पे हम लोग रहते हैं। they are not simply survivors from a bygone era। और ये लोग
सिंपली एक सर्वाइवर नहीं थे जो कि पहले इरा से रह रहे थे। चैप्टर 4 will take you into the forest and tell you about the variety of ways the forests were used by the communities living with them। और चैप्टर 4 में हम लोग ये देखेंगे कि जो फॉरेस्ट हैं और वो हमको कई वैरायटी के जो फॉरेस्ट बताते हैं जो कि ये कम्युनिटीज यूज करते थे, जो लोग वहाँ पे रहते थे। और it will also show how in the 19th century the growth of industries and urban centers। और ये भी बताएंगे कि 19th सेंचुरी में किस तरह से इंडस्ट्रीज और अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ हुई थी। शिप्स एंड रेलवेज created a new demand on the forest for the timber and forest प्रोडक्ट। और ये भी बताएंगे किस तरह से शिप्स रेलवेज ने नई डिमांड क्रिएट की थी फॉरेस्ट में, जो कि उसके लिए जो कि जिसके लिए टिम्बर यूज किया जाता था और दूसरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट इस फॉरेस्ट से लिए जाते थे। न्यू डिमांड्स लेड टू द न्यू रूल्स ऑफ फॉरेस्ट यूज। और जो न्यू डिमांड्स से नए रूल्स फॉरेस्ट में आए। न्यू वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फॉरेस्ट। और नए वेज आए जो कि फॉरेस्ट में उसको लागू किया गया। यू विल सी हाउ कॉलोनियल कंट्रोल वॉज एस्टेब्लिश्ड ओवर द फॉरेस्ट। और तुम लोग देखोगे कि किस तरह से कॉलोनियल कंट्रोल ने पूरे फॉरेस्ट को कंट्रोल किया। कॉलोनियल कंट्रोल मतलब होता है जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने किस तरह से फॉरेस्ट को पूरा कंट्रोल किया था। हाउ फॉरेस्ट एरियाज वेयर मैप। और किस तरह से उन ब्रिटिश ने फॉरेस्ट एरिया को मैप किया था, एरिया बनाया था। एंड द ट्रीज वेयर क्लासिफाइड। और ट्रीज है उनको क्लासिफाई किया था। एंड प्लांटेशन वेयर डेवलप। और उन लोगों ने प्लांटेशन भी डेवलप किए थे। ऑल दीज डेवलपमेंट्स अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ दिस लोकल कम्युनिटीज। और जो भी डेवलपमेंट इन इंग्लिश लोगों ने किए थे इसने जो वहाँ पे जो कम्युनिटीज रहते थे उनकी लाइफ को अफेक्ट किया। हु यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेस। वो कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस को यूज करती थी। दे वेयर forced to operate within new system and reorganize their life। और उन्होंने उनको ऑपरेट किया और जो नए सिस्टम है उनको ऑपरेट किया और अपनी जो लाइफ है उसे रिऑर्गेनाइज किया। बट दे ऑल्सो rebelled against the rules and persuaded the state to change its policies। मगर उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो डेवलपमेंट्स लागू किए थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने विद्रोह भी किया और इन पॉलिसीज के अगेंस्ट में उन्होंने वो इन पॉलिसीज को में चेंज लाना चाहते थे। द चैप्टर will give you an idea of the history of such developments in India एंड इंडोनेशिया। और ये चैप्टर तुम लोगों को एक आइडिया देगा कि किस तरह से हिस्ट्री में इस तरह के इंडिया में और इंडोनेशिया में इस तरह से हिस्ट्री में इस तरह से डेवलपमेंट हुए। चैप्टर 5 will track the development of the Paisley's in the mountains and desert, in the plains and plateaus of India and Africa। चैप्टर 5 में हम लोग ट्रैक करेंगे कि किस तरह से जो पेस्लीज की जो मूवमेंट थी वो माउंटेन्स और डेजर्ट में थी, जो कि प्लेन्स और प्लेट्यूज में था इंडिया के और अफ्रीका के प्लेन्स और प्लेट्यूज में था। पेस्लीज communities in both these areas form an important
सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। और ये जो पैसिस्ट कम्युनिटीज थे, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अपनी पॉपुलेशन का इन एरिया में बनाया था। यट वी रियरली स्टडी देयर लाइफ्स, मगर हम लोग कभी कभार उनकी लाइफ्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर हिस्ट्री डू नॉट एंटर द पेपर ऑफ टेक्स्ट बुक। जो इन कम्युनिटीज़ की जो हिस्ट्री होती है, वो हम लोग उसको टेक्स्ट बुक के पेजेस में ये लोग नहीं जा पाते हैं, मतलब इन लोगों की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ी जा सकती है। चैप्टर 5 विल शो हाउ देन देयर लाइव्स वेयर अफेक्टेड बाय द कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड ओवर द फॉरेस्ट। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो उनके ऊपर कंट्रोल किया था, वो किस तरह से फॉरेस्ट में अफेक्ट हुई थी। देन the expansion of an agriculture and the decline of grazing field। और किस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया था, और किस तरह से जो ग्रेजिंग फील्ड थी, जो ग्रेजिंग मतलब जहाँ पे जो जानवर है चरते हैं, किस तरह से उस फील्ड का डिक्लाइन हुआ था, मतलब वो कम हुआ था। इट विल टेल यू अबाउट द पैटर्न्स ऑफ देयर मूवमेंट। और ये चैप्टर उनके मूवमेंट के बारे में भी बताएगा। देयर रिलेशनशिप टू अदर कम्युनिटी, उनका जो रिलेशनशिप दूसरे कम्युनिटी के साथ कैसा था, एंड द वे दे एडजस्ट टू चेंजिंग सिचुएशन। और वो किस तरह से उन्होंने जो उनके लाइफ में जो चेंजेस आए थे, उन्होंने किस तरह से उसको में एडजस्ट किया। In chapter 6, we will read about the changes in the lives of the peasant and farmers। और चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से पीजेंट और फार्मर की लाइफ में चेंजेस आए। Now we will discuss the development in India, England and the US। और हम लोग इंडिया, इंग्लैंड और यूएसए में किस तरह से डेवलपमेंट हुए ये पढ़ेंगे। ओवर द लास्ट 2 centuries there have been major changes in the way agriculture organized। और किस तरह से लास्ट 2 centuries में किस तरह से कई चेंजेस एग्रीकल्चर में आए, जिसमें उन्होंने उस एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज किया था, उसमें किस तरह से चेंजेस आए। न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू डिमांड्स, न्यू रूल्स एंड लॉज, न्यू आइडियाज ऑफ प्रॉपर्टी हैव रेडिकली चेंज द रूरल वर्ल्ड। और जो नए टेक्नोलॉजी आई थी, जो नई डिमांड्स आई थी, और जो न्यू रूल्स और जो न्यू लॉज, न्यू आइडियाज ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इस तरह के जो भी आइडियाज उनके जो रूरल वर्ल्ड में जो चेंजेस लेके आए थे। द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म एंड कॉलोनिज्म हैव अल्टर्ड रूरल राइट्स। और जो कैपिटलिज्म, जो पूंजीवाद थी, कैपिटलिज्म मतलब होता है जिसमें जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो दूसरे वर्कर्स से काम करके पैसा लाते हैं। और कॉलोनियलिज्म ने किस तरह से रूरल राइट्स को में चेंजेस लाए थे। चैप्टर 6 विल इंट्रोड्यूस यू दीज चेंजेस। और चैप्टर 6 इस चेंजेस को इंट्रोड्यूस करेगा, एंड they show the different groups of people। और ये कई तरह के डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के बारे में बताएगा। whether they are the poor, the rich man, women, adults and children were also affected in different ways। और किस तरह से जो रिच है, जो पुअर हैं, जो एडल्ट हैं और जो चिल्ड्रन हैं, वो किस तरह से कई तरीके से वो लोग अफेक्टेड हुए। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। और हम लोग जो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो भी चेंजेस हुए हैं, उनको हम इतना नहीं समझ सकते हैं unless we begin to see the changes in the lives of diverse community and the people। जब तक हम
इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ और लोगों की लाइफ में चेंजेस नहीं देखेंगे, तब तक हम कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको नहीं समझ सकते हैं. वी also cannot understand the problems of modernization unless we look at its impact on the environment. और हम लोग तब उन जो मॉडर्नाइजेशन में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको नहीं समझ सकते हैं जब तक उसका प्रभाव है वो एनवायरनमेंट में ना पड़े. नाउ द फॉरेस्ट सोसाइटी एंड colonialism. Take a quick look around your school and home. अपनी नज़र दौड़ाओ अपने स्कूल और घर में and identify all the things that come from forest. और आइडेंटिफाई करो वो चीज़ें जो तुमको फॉरेस्ट से मिलती हैं. द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, जो पेपर तुम लोग पढ़ते हो. डेस्क एंड टेबल, डोर्स एंड विंडोज, द डाइस दैट कलर योर क्लोथ, जो डाइस जिससे तुम लोग कपड़े अपने कलर करते हो. एंड स्पाइसेस इन योर फूड, जो फूड में स्पाइसेस खाते हो. एंड द सेलोफोन रैपर ऑफ योर टॉफी. एंड तेंदू लीफ इन बीड़ी. गम, honey, coffee, tea and rubber. Do not miss out the oil in the chocolate. और जो चॉकलेट में जो ऑयल होता है उससे भी मिक्स नहीं करो. विच कम फ्रॉम सेल सीड, जो कि सेल सीड से आता है. द tannin used to convert skins and hide into leather, or the herbs and root used for medicinal purposes. Forests also provide bamboo, wood for fuel, grass, charcoal, packaging, fruit, flower, animal, bird, and many other things. In the Amazon forest or in the Western Ghat, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch. और जो अमेजन फॉरेस्ट है या वेस्टर्न घाट है, ये पॉसिबल होगा कि वहाँ पे 500 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज है उस एरिया में, उस फॉरेस्ट एरिया में. A lot of this diversity is fast disappearing. और इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, वो बहुत तेजी से डिसअपियर हो रही है. Between 1700 and 1995, the period of industrialization, 1700 से 1993 में का जो पीरियड है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है. 13.9 million square kilometer of forest or 9.3% of the world total area was cleared for industrial use. जो इतना एरिया है वो जो वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है. एंड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस कल्टीवेशन एंड फॉर पॉस्चर्स एंड फ्यूल वुड. इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए यूज़ किया जा रहा है, कल्टीवेशन के लिए. पॉस्चर, पॉस्चर मतलब जो एरिया जहाँ पे जानवर चढ़ते हैं, और फ्यूल वुड के लिए.